सभी को पता है कि फंडामेंटल राइट यानी कि पार्ट 3 रन करता है फ्रॉम आर्टिकल 12 टू आर्टिकल 35 और इसमें मौलिक अधिकार यानी कि फंडामेंटल राइट मेंशन है। लेकिन इसमें एक ऐसा आर्टिकल है जो कोई फंडामेंटल राइट के बारे में बात नहीं करता, बल्कि वो ये बताता है कि स्टेट की डेफिनेशन क्या है, यानी कि आर्टिकल 12। हेलो एवरीवन, मेरा नाम उर्वशी त्यागी है और आज हम बात कर रहे हैं आर्टिकल 12 के बारे में। तो सबसे पहला सवाल तो ये कि एक ऐसा चैप्टर जो फंडामेंटल राइट इलैबोरेटली एक्सप्लेन कर रहा है, उसमें स्टेट की डेफिनेशन को डालने का मतलब क्या है, स्टेट की डेफिनेशन को इसमें इंक्लूड क्यों किया गया है। तो स्टेट की डेफिनेशन को इसलिए इंक्लूड किया गया है क्योंकि जो फंडामेंटल राइट्स होते हैं वो प्राइमरीली स्टेट के अगेंस्ट हमें मिलते हैं, यानी कि जो स्टेट है वो किसी भी इंडिविजुअल के फंडामेंटल राइट के साथ किसी भी तरीके की इन्फ्रिंजमेंट नहीं कर सकता। और ऐसे में बहुत ज़रूरी है इस चीज़ को वेल डिफाइन करना कि फॉर द पर्पस ऑफ एनफोर्सिंग फंडामेंटल राइट स्टेट का क्या मतलब है। तो आर्टिकल 12 की लैंग्वेज को अगर हम देखें तो आर्टिकल 12 जो है 4 ब्रॉड कैटेगरी की बात करता है। पहली 3 कैटेगरी तो बहुत क्लियर है, 4th कैटेगरी को लेके थोड़ी सी डिस्कशंस और डिबेट चलती रहती है कि इसमें क्या इंक्लूड होना चाहिए और क्या नहीं इंक्लूड होना चाहिए। अगर हम बात करें 1st कैटेगरी की तो उसका मतलब होता है गवर्नमेंट प्लस पार्लियामेंट। यहाँ पर गवर्नमेंट का मतलब है एग्जीक्यूटिव बॉडी प्लस जो सेंटर की लेजिस्लेटिव बॉडी है, यानी कि लोकसभा और राज्यसभा। उसके बाद 2nd कैटेगरी में आता है गवर्नमेंट प्लस लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट, यानी कि जो स्टेट की एग्जीक्यूटिव बॉडी है और जो स्टेट लेजिस्लेचर है। तो बहुत ही क्लियर और डिफाइंड कैटेगरी है ये। 3rd कैटेगरी आती है ऑल लोकल गवर्नमेंट। जब हम बात करते हैं लोकल गवर्नमेंट की तो वहाँ पर म्यूनसिपैलिटीज़, पंचायत, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स और इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट वगैरह जैसी चीज़ें आती हैं। तो ये 3 कैटेगरी बहुत ही क्लियर और वेल डिफाइंड कैटेगरी हैं। लेकिन जो 4th कैटेगरी है उसको लेकर काफ़ी कन्फ्यूजन लोगों में बना रहता है। 4th कैटेगरी है ऑल अदर अथॉरिटीज़। तो सवाल ये उठता है कि कुछ चीज़ें इन अथॉरिटी में आनी चाहिए या नहीं। जजमेंट्स के थ्रू और टाइम के थ्रू हमने बहुत सारी ऐसी नई नई चीज़ें इवॉल्व करी हैं जो ऑल अदर अथॉरिटीज़ में आती हैं। ऑल अदर अथॉरिटीज़ में स्टैट्यूटरी एज वेल एज नॉन स्टैट्यूटरी बॉडीज़ आ सकती हैं। अगर हम बात कर रहे हैं नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी की तो जैसे कि LIC, ONGC, सेल, एटसेट्रा। अगर अब हम बात करें कुछ केस लॉज की तो हमारे पास सबसे पहला केस है स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल वर्सेस सुबोध गोपाल बोस। इस केस में ये हेल्ड किया गया था कि जो फंडामेंटल राइट हैं वो प्राइमरीली जो है एनफोर्स किए जाते हैं अगेंस्ट द इंडिविजुअल, अगेंस्ट द स्टेट। अगर आपको इंडिविजुअल के अगेंस्ट कोई भी फंडामेंटल राइट एनफोर्स करना है तो आप उसकी रिट आर्टिकल 32 में ना डाल के आप उसकी रिट हाई कोर्ट में अंडर आर्टिकल 226 डाल सकते हैं। उसके बाद एक बहुत ही फेमस केस है BD सप्लाई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ये केस है 1956 का और इस केस के अंदर ये हेल्ड हुआ था कि जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है वो भी पार्ट ऑफ एग्जीक्यूटिव बॉडी है और इसीलिए वो स्टेट की डेफिनेशन के अंदर आता है एज पर आर्टिकल 12। उसके बाद एक और सवाल ये उठा कि जो म्युनिसिपल बोर्ड्स होते हैं वो स्टेट की डेफिनेशन के अंदर आने चाहिए या नहीं आने चाहिए एज पर आर्टिकल 12, क्योंकि अगर आप आर्टिकल 12 में स्टेट के अंदर किसी चीज़ को डालते हैं तो इसका मतलब आप उनको फंडामेंटल राइट के रेफरेंस से स्टेट मान रहे हैं उन अथॉरिटीज़ और बॉडीज़ को, ताकि आपका फंडामेंटल राइट आप एनफोर्स करा सकें स्टेट के अगेंस्ट। तो एक केस हुआ था राशिद अहमद वर्सेस म्युनिसिपल बोर्ड। ये केस है 1950 का और इस केस में पहली बार ये डिसीजन पर आती है कोर्ट के जो ये म्युनिसिपल बोर्ड्स होते हैं इनको भी कंसिडर किया जाएगा अंडर द डेफिनेशन ऑफ स्टेट एज पर आर्टिकल 12।
यहाँ पर एक चीज़ बहुत क्लियरली कही गई कि तो शुरू की जो 3 कैटेगरी हैं वो बहुत ही क्लियर है, खुद को लेकर बहुत ही वेल डिफाइंड है, लेकिन जो 4th कैटेगरी है यानी कि ऑल अदर अथॉरिटीज़, उसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं वो हम धीरे धीरे टाइम के साथ इवॉल्व करते हैं। जैसे कि इनिशियली यूनिवर्सिटीज़ और बैंक्स जो है इसमें इंक्लूड नहीं होते थे, लेकिन थ्रू टाइम जजमेंट्स के साथ हमने यूनिवर्सिटी को इंक्लूड किया है। इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है पटना यूनिवर्सिटी। पटना यूनिवर्सिटी ऑल्सो कम अंडर द डेफिनेशन ऑफ स्टेट एज पर आर्टिकल 12। तो यानी कि अगर हम फंडामेंटल राइट्स की बात कर रहे हैं तो फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो खासकर स्टेट के अगेंस्ट एनफोर्स होते हैं, यानी कि हमारे जो फंडामेंटल राइट हमें मिल रहे हैं वो हमारी प्रोटेक्शन कर रहे हैं अगेंस्ट द स्टेट एक्शन, और इसी के लिए हम आर्टिकल 32 सुप्रीम कोर्ट में रिट डालते हैं। तो ऐसे में स्टेट क्या क्या चीज़ों से बना है, क्या क्या चीज़ें स्टेट हैं और क्या क्या चीज़ें स्टेट नहीं, ये डिफाइन करना हमें बहुत ज़रूरी है। इसलिए आर्टिकल 12 का पार्ट 3 में अपना इम्पोर्टेंस है, अपना महत्व है। साथ ही साथ हमें ये भी समझने की ज़रूरत है कि अब हम पुलिस स्टेट नहीं रह गए हैं और हम एक वेलफेयर स्टेट हैं। तो क्योंकि हम एक वेलफेयर स्टेट हैं तो ये जो स्टेट को इंटरप्रेट किया जा रहा है और स्टेट को डिफाइन किया जा रहा है, इसको एक नैरो इंटरप्रिटेशन तो हम बिल्कुल नहीं दे सकते। इसको एक वाइड कॉनोटेशन हम देते हैं और काफ़ी चीज़ें आज हम देखते हैं जो स्टेट की डेफिनेशन में आती हैं, जैसे कि कुछ खास तरीके की सोसाइटीज़, नेशनलाइज्ड बैंक, कुछ यूनिवर्सिटीज़, ये सारी चीज़ें, LIC, ONGC, सेल, ये सब स्टेट की डेफिनेशन में आते हैं एज पर आर्टिकल 12। हालांकि स्टेट को लेके और आर्टिकल 12 को लेके आपका अगर कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में भी टाइप कर बता सकते हैं। सो आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी हो। लॉ सीखो की और भी वीडियोस को देखते रहें। थैंक यू वेरी मच।